भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को और जो भारत के प्रति हॉस्टाइल हो रहा था बंदा मोहम्मद यूनुस को एक तगड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली प्रेफरेंस जिसको बोलते थे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी उसको बंद कर दिया है। अब क्या होगा कि बांग्लादेश अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था को लंबा झटका मिलेगा। और उसको जवाब भी मिल गया कि भारत को जो तुम खतरे देते हो कि तुम्हारे जो 7 सिस्टर्स कंट्रीज स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, इन सारी चीजों का उसको माकूल जवाब दिया जा चुका है। साथ ही साथ हम बात करेंगे राफेल एम डील को लेके जो भारतीय नेवी को और स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन ओशन रीजन में हमारी जो आउटरीच है इसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा फटाफट यूट्यूब पे इंडिया ग्लोबल एज सब्सक्राइब करो ताकि आपको जियो पॉलिटिक्स के, डिफेंस अपडेट्स के, करंट अफेयर्स के सारी अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करेंगे। मुद्दा क्या था कि रिसेंटली जब वो चाइना गए तो उन्होंने कहा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं जिनको हम लोग 7 सिस्टर्स भी कहते हैं वो लैंडलॉक्स हैं। मतलब उन्होंने एम्फसाइज करा कि हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो की पार्टनर बना सकते हैं अपने आप को चाइना के प्रति। ठीक है, तो भारत ने कहा ठीक है भैया, अगर तुम्हारी ऐसी ही चाहते हैं तो हम तुम्हारी पहले जो प्रेफरेंस है ट्रेड को लेके क्या है, भारत जो अपने पड़ोसी देश है उनकी बहुत सहायता करता है। जैसे कि मालदीव्स को हम बहुत सारी मदद देते हैं, हम लोग श्रीलंका को बहुत हेल्प करते हैं, नेपाल को बहुत सहयोग देते हैं। जैसे क्या है कि नेपाल है लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में सैंडविच कंट्री है, उसको ट्रेड का कोई खास एक्सेस है नहीं क्योंकि दुनिया का जितना भी व्यापार होता है आपको पता होगा मोस्टली जो होता है वो पानी के रास्ते से होता है, सी रूट से होता है। ठीक है, अब सी रूट में क्या होता है, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, कार्गो शिप्स होती हैं जिसके माध्यम से लार्ज स्केल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया भर में होता है। और तेल का हो गया, सामानों का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट तो वो हमेशा समुद्र के रास्ते से प्रेफरेंस होता है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और दूसरी बात की उसमें सामान खराब वगैरह भी नहीं होता है, लंबे टाइम तक वो टिका भी रहता है, बहुत सारे तरीके अपना के उसको लोग बेचते हैं। अब जो कि जो लैंडलॉक्ड कंट्री होती हैं उनके लिए जो भी देश अगर उनका पड़ोसी देश है तो उससे उनके संबंध अच्छे होने चाहिए, नहीं तो वो व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो इसी सब चीज़ को लेकर बांग्लादेश को भारत काफ़ी प्रेफरेंस देता है क्योंकि जैसे मान लो बांग्लादेश को अपने पड़ोसी देशों से व्यापार करना है, फॉर एग्जाम्पल उनको भूटान को ही सामान बेचना है, म्यांमार बेचना है, तो भारत का वो लैंड रूट यूज करेंगे। लेकिन मान लो उनको दुनिया में किसी और देश को सामान भेजना है, जैसे कि यूरोप को भेजना है, मिडिल ईस्ट को भेजना है या अमेरिका को भेजना है, तो उनको भारत का सहयोग लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पोर्ट्स हैं और भारत के पोर्ट्स दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? भारत के पोर्ट की रीच आसान है, वहां पे फैसिलिटी अच्छी है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, साथ ही साथ भारत के पोर्ट पे बड़ी बड़ी कंपनियों के जहाज रुकते हैं तो उनकी आसानी होती है एक्सपोर्टिंग की। तो भारत ने ये फैसिलिटी उनसे रोक दी। हाँ, लेकिन इसमें यही ग्लिच है कि भारत ने भूटान और म्यांमार का जो व्यापार था उनका वो रोका नहीं है क्योंकि भारत और WTO का जो एक तरह से संधि है उसके हिसाब से किसी भी लैंडलॉक्ड कंट्री को आप एक्सपोर्ट से नहीं रोक सकते क्योंकि उसमें सर्वाइवल खतरा हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इससे उनको बढ़िया फायदा होगा क्योंकि जो उनको कंपटीशन मिल रहा था अब वो कंपटीशन थोड़ा कम होगा क्योंकि अब भारत का अगर सामान प्रायोरिटी से कहीं भी देश में जाएगा और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, अपैरल्स हैं, ज्वेलरी है, वो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे तो भारत के सामानों की डिमांड बढ़ेगी और ऑब्वियसली हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा होगा। पहली चीज तो अब इसको जियो पॉलिटिकल एंगल देखो तो जो बंदा मान लो हमें एक तरह से कॉर्नर आउट करने का प्रयास कर रहा है, हिट करने का प्रयास कर रहा है, उसको हमें एट ए टाइम जवाब देना जरूरी है। क्योंकि पहले की सरकारों में क्या था, पुराने टाइम पे जब हम 90s 80s में थे तो हम थोड़ा सा अपनी फॉरेन पॉलिसी को उतना अग्रेसिव नहीं रखते थे, लेकिन वर्तमान में भारत की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी प्रोएक्टिव, अच्छी और रिएक्टिव भी है। कोई भी कंट्री हमें थोड़ा सा भी एक तरह से कॉर्नर आउट करने का प्रयास करता है या हमें हिट करने का प्रयास करता है जियोपॉलिटिकली तो हम उसको एट टाइम जवाब देते हैं। जैसे बहुत सारे मामले सामने आए, चाइना का गलवान क्लैश हो गया, हमने रिटेलिएट किया, बांग्लादेश के इशू को लेकर रिटेलिएट किया। रिसेंटली जो मालदीव्स के साथ हमारे काफ़ी संबंध बीच में खराब हुए थे उसको लेके भी हमने रिटेलिएट करा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेके हम प्रोएक्टिवली अप्रोच करते हैं और बहुत असर्टिव फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे सामने आ रही है। दूसरा मुद्दा क्या, चूंकि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में आपको हर कंट्री को अलग नजरिए से देखना होगा, आपके इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो इसी मामले में रिसेंटली जो कि अमेरिका ने भारत को बहुत सारा लुक्रेटिव ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ से एयरक्राफ्ट वगैरह ले लो, हम आपको सस्ते में दे देंगे, सस्ते इन द सेंस मतलब आपको फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड वगैरह में। लेकिन भारत ने कहा नहीं,
हमारी जो रिक्वायरमेंट है, चूंकि क्या था कि भारत की नेवी को रिक्वायरमेंट है मरीन एयरक्राफ्ट की, ठीक है। तो भारतीय नेवी के लिए राफेल एम की डील हुई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने रिसेंटली डील अप्रूव करी है, जिसमें 26 राफेल एम विमान भारतीय नेवी को मिलेंगे, जिसमें जिसकी जो वर्थ बताई जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 63,000 करोड़ के आसपास की है। इससे क्या होगा कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की आउटरीच बढ़ेगी, भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ चूंकि हमारा एक पड़ोसी देश चाइना बहुत एसेटिव रूप से इंडियन ओशन रीजन में एक्सपैंड कर रहा है, उसने जिबूती में अपना बेस बना लिया है, वो अरेबियन सी में अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, ग्वादर पोर्ट के थ्रू अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है। तो हमने भी अपनी आउटरीच बढ़ानी है, अपने आप को काउंटर करना है आसपास के देशों से, जैसे कि होस्टाइल कंट्रीज है हमारे पास, बांग्लादेश भी आजकल बन गया है, पाकिस्तान है, चाइना है। इनको काउंटर करने के लिए हमारी जो एयरक्राफ्ट है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जो डसाल्ट एविएशन है फ्रांस की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक तरह से मरीन एयरक्राफ्ट बनाते हैं, यूएस के बाद इनका नंबर आता है। तो इनसे हमने लेने का प्रयास किया है। दूसरी बात क्या कि फ्रांस इज ए ट्रस्टेड एलाई फॉर अस, क्योंकि बहुत पहले के टाइम से चाहे मिराज विमानों का समय रहा हो या अन्य विमान भारत को सप्लाई करने को हो, तो फ्रांस की पॉलिसीज बहुत डिविएट नहीं होती अपने पास से, जबकि कंपेरेटिवली देखो तो आप यूएस की पॉलिसीज बहुत सडनली डिविएट होती है। मान लो उनसे हमने कोई एयरक्राफ्ट वगैरह की डील करी और जब डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डील को स्क्रैप कर लें। तो इसलिए हमारे लिए बेटर है कि हम किसी ट्रस्टेड कंट्री से ही डील्स नेगोशिएट करें। इसके अलावा एक रिसेंटली मुद्दा क्या था कि यूएस में एक स्टेट है जॉर्जिया, ठीक है। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे स्टेट्स को भी बहुत सारी ऑटोनॉमी होती है। तो उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करा जिसमें हिंदू फोबिया को लेकर काफ़ी बात करेगी, क्योंकि बहुत सारे देशों में इसको लेकर डिस्कशन नहीं होती है। लोग एंटीसेमिटिज्म की बात करते हैं, जूस के प्रति हेट्रेड की बात करते हैं या इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में इतना बड़ा रिलीजन, भारत में जो डोमिनेट रिलीजन है हिंदुइज्म, उसको लेके जो दुनिया में रेसिज्म है उसकी कोई बात नहीं करता है। तो यूएस में जॉर्जिया नाम के स्टेट में हिंदू फोबिया या फिर एंटी हिंदू जो सेंटिमेंट हर्ट करने की बात करती हैं, उसको लेके एक बिल पास हुआ है। अब देखना है कि ऐसे क्या दुनिया भर के देशों में एक्सपेंड होता है और इस मुद्दे की जो सीरियसनेस है उसको कैसे और एड्रेस कर सकते हैं। तो ये था आज का कुल मिला जुला के डेली जो ग्लोबल लेंस का एडिशन है, इसमें हमने डिस्कशन करा। अगर आपको कंटेंट बेहतर लगा है, आईआर की, जियोपॉलिटिक्स की और डिफेंस अपडेट्स की कंटेंट और अच्छी देखनी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो भी दोस्त यार हैं उनसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।